आज हम लोग सीपीसी में, जो कि पूरा जो सीपीसी का जो स्ट्रक्चर है, जो कि ऑर्डर दे के रखा हुआ है, सेक्शन दे के रखे हुए हैं, उसको आसान भाषा में समझते हैं कि ये है क्या है। एक एग्जाम्पल के ज़रिए से पूरा सीपीसी हम लोग समझ लेते हैं कि इसका बेसिक मतलब क्या है इस चीज़ का। ठीक है, तो आप समझिए कि मैं मेरे फ्रेंड से क्या करता हूँ, 10,000 रुपये उधार ले लेता हूँ और उसको बोलता हूँ कि मैं क्या है कि आने वाली 2 महीने में मैं मैं तुमको ये जो मैंने जो तुमसे पैसे लिए हैं मैं तुमको दे दूँगा। अब 2 महीने बीत गए। अब वो आया मेरे पास, बोला कि पैसे दो। तो मैंने बोला काहे के पैसे, कोई पैसे वैसे नहीं, चलो जाओ यहाँ से। अब अब मैंने ऐसा बोल दिया। अब क्या है, पीड़ित कौन हो गया, बी, उसके पैसे मैंने रख लिए हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जब मामला चलेगा तो मैं क्या, वो क्या बनेगा, वो वादी बन जाएगा, जिसको बोलते हैं प्लेंटिव। और मैं क्या बन जाऊँगा, मैं अब डिफेंस करूँगा। किस तरीके से, जब वो मेरे खिलाफ वाद ला देगा तो मुझे क्या करना है, उससे क्या करना है, डिफेंस करना है। तो मैं क्या बन जाऊँगा, तो मैं डिफेंस कर रहा हूँ तो मैं डिफेंडेंट बन जाऊँगा। अब इन्हीं दो जो टर्मोलॉजी है, इन दो वर्ड की, इसी पे पूरा मामले चलेंगे, पूरा सीपीसी चलेगा। ठीक है, समझ गया प्लेंटिव कौन है और डिफेंडेंट कौन है। ठीक है, मैंने क्या करा है, प्लेंटिव से 10,000 रुपये ले लिए हैं और उसको मैंने लौटाए नहीं। अब क्या प्रोसेस है, अब जो प्लेंटिव है वो क्या करेगा, कोर्ट जाएगा, 10,000 रुपये मेरे से निकलवाने के लिए कोर्ट जाएगा। तो अब कोर्ट जाएगा तो ऐसे ही कोर्ट जाके तो वो ओरली तौर पर बोलेगा नहीं कि इसने मेरे 10,000 रुपये खाए हैं, जज साहब 10,000 रुपये दिलाओ। नहीं, सिस्टमेटिक काम होगा ना। तो उसको किस तरीके से सिस्टमेटिक काम होगा, तो उसको क्या है, सीपीसी की ज़रूरत पड़ी। उसको मतलब उसके लॉयर को, वो कहाँ पढ़ने बैठेगा, उसके साथ तो पहले ही गलत हो गया, वो थोड़ी पढ़ने बैठेगा। जो लॉयर रहेगा उसका, जो लॉयर करेगा वो, तो वो क्या खोलेगा, वो खोलेगा ऑर्डर फर्स्ट देखेगा वो, तो पार्टीज टू सूट दे के रखा हुआ है। अब इसमें क्या बता के रखा हुआ है पार्टीज टू सूट में, कि कौन कौन ऐसे, इनको तो हम लोग पहले डिटेल में समझेंगे बाद में, लेकिन अभी ऊपर ऊपर समझते हैं। तो पार्टीज टू सूट के बारे में, अगर ऐसा हो कि ज़्यादा डिपेंडेंट हो, मतलब ज़्यादा उसने लोगों को पैसे दे के रखे हुए हैं, तो क्या वो अलग अलग वाद उस पर लाएंगे, एक पहले वाद ख़त्म हो जाएगा, फिर उसी सेम टाइटल पे वो दूसरा भी लाएगा, तीसरा भी लाएगा, नहीं। तो वो क्या इसमें बता दिया गया है कि भाई साहब बताओ कि कितने लोग थे, कितने लोगों को पैसा दिया था और कितने लोग तुम्हारा पैसा खा के बैठे हुए नहीं दे रहे हैं, तो वो सब लोग एक ही सूट ला सकते हैं। कितने ऐसे प्लेंटिव थे जिन लोगों ने, उसने भी उधार दिए उसने भी उधार दिए एक ही पर्सन को, तो वो भी सब एकजुट होकर ने बात लेके आ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया है, कौन, फिर उसके बाद फ्रेम ऑफ सूट। फ्रेम ऑफ सूट किस तरीके से होगा, जितना भी आपका क्लेम है 10,000 का है ना, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो सब आप लोग उसमें मेंशन कर दो कि जब आप प्लान प्रस्तुत करेंगे तो उसमें बता दो कि ये इतना इतना खर्चा होने वाला है। क्या रहता है कि बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। बाद में मतलब कैसा, कि चलो आज 5,000 कर देते हैं, थोड़े महीने बाद में काम करूँगा इस पर वापस सूट डालूँगा इसके खिलाफ, और उसमें 5,000 जो बाकी जो बचे हैं उसका करो। तो ऐसा नहीं, जितने भी क्लेम हैं जितने भी, तो एक ही सूट में आपको लिख देना, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, एक बार में सब बता दो। बार बार आ रहे हैं कोर्ट, बार बार सूट डाल रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो भी कॉज ऑफ एक्शन है, नोबल प्रॉपर्टी है, एग्जीक्यूटिव सेपरेट, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, कोर्ट देखेगा कि यार नहीं यार, इसके ये जो मामला है इसमें एक जो पॉइंट है, एक जो इशू है, इसमें तो सेपरेट मामला बनना चाहिए, या सेपरेट जो प्लेंटिव है उसका जो सेपरेट मामला बना तो उसको अलग कर देगा, और सेपरेट जो भी चीज़ें हैं उसको सेपरेट कर देगा कोर्ट। फिर उसके बाद क्या बोला है कि प्लीडर कौन होता है, उसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सूट कैसे डालेंगे और किसका चलेगा। तो सबसे पहले क्या है कि जो प्लेंटिव है उसको सुनेंगे, सूट टू बी कमेंस्ड बाय प्लेंट होएगा रजिस्ट्रार में, फिर रजिस्टर होएगा, वो नंबर देते ना 275 2016 2017 में दे दिया, फिर उसके अकॉर्डिंग ही वो सूट चलेगा। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें हो गई। अब क्या है कि अब मेरे को तो आइडिया ही नहीं है कि मेरे खिलाफ सूट हो गया है। ठीक है, आपको समन देंगे, बताना पड़ेगा ना। समन मतलब एक तरीके दस्तावेज देना कि लो आपके खिलाफ ये समन निकला है, आपको इतनी तारीख को इतनी बजे आपको
आना है, तो उसमें वो इन्फॉर्मेशन रहती है और ये प्लेंट की कॉपी भी रहती है जिससे पता चल जाता है कि मामला क्या बना है। तो समन के बारे में बता दिए, मामला प्रस्तुत करा 30 दिन के अंदर आपको समन देना होता है, कॉपी ऑफ प्लेन लगाना रहता है उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या मामले आते हैं, तो ये जो पूरा समन का जो टॉपिक है तो हम पढ़ेंगे। उसके बाद अब सिक्स बोलता है कि जब आप प्लीडिंग, मतलब जो कि प्लेंटिव था, प्लेंटिव कौन, जिससे मैंने 10,000 रुपये लिए थे, तो जो कि प्लेंटिव था उसको ऑर्डर 6 को देखना ज़रूरी है। किस तरीके से कि मुझे एक वाद पत्र बनाना है, तो उसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कौन सी बात मैं लिखूं, ठीक है। किस तरीके की बात की, मैंने इनको 10,000 रुपये दिए थे, ये 10,000 रुपये नहीं दे रहे, इतनी तारीख को दिया था, ये समय था, मेरे पास 10,000 रुपये थे और इनको उस समय 10,000 रुपये की आवश्यकता थी तो इनने लिए थे, लेकिन आज 2 महीने बीत गए हैं लेकिन ये पैसे नहीं दे रहे हैं। तो ये मेन बात हो गई, तो ये हमने डील कर दी इस पर, ठीक है। फालतू की बात नहीं लिखना है, तो इसमें ये भी बताया है, ठीक है। और मटेरियल फैक्ट लिखना है, एविडेंस नहीं लिखना है कि सेक्शन 11 में ये बताया, सेक्शन 13 में ये बताया, सेक्शन 14 में, केवल एक बता दो इतनी सी कहानी की हुआ क्या है, ताकि समझ जाए कि आपके साथ हुआ क्या है। तो ये प्लीडिंग। फिर प्लेंट किसका हथियार रहता है, तो प्लेंट रहता है, प्लेंटिव का हथियार रहता है। उस प्लेंट में देखता है, ऑर्डर 7 में प्लेंट दिया है, वो प्लेंट के अंदर देखता है कि क्या क्या इसमें बता के रखा हुआ है, ठीक है। पर्टिकुलर कंटेंट क्या होना चाहिए, प्लेन में मनी सूट है तो मनी कितनी कितनी रिकवरी करना है वो लिख दो, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो स्पेसिफिक डील करो कि ये वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला रिप्रेजेंटेटिव है। फिर उसके बाद एग्जाम्शन फ्रॉम लिमिटेशन एक बताना पड़ता है कि ये लिमिट से जो बाहर नहीं गई है। उसके बाद क्या है, रिलीफ फाउंडर ऑन सेपरेट ग्राउंड, प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट, एडमिट 7 दिन के अंदर एडमिट करना है। प्लेंट में लगता है कि यार ये तो कुछ मामला ही नहीं बन रहा, फालतू का लेके आ गया है, रिजेक्ट कर दो, रिटर्न कर दो उसको। फिर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है, बात का नामंजूर किया जाना, किन किन दिशाओं में बात का नामंजूर हो सकता है वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद ये हो गया किसका, प्लेंटिव का, जिससे 10,000 रुपये लिए थे। लेकिन मेरे लिए क्या हथियार है, तो मुझे ऑर्डर 8 में जाना पड़ता है। ऑर्डर 8 में मेरे लिए सब चीज़ें बताइए कि उसने आपके खिलाफ बात ला दिया ना, तो आप किस तरीके से डिफेंस करोगे, तो रिटर्न स्टेटमेंट 30 दिन के अंदर जवाब देना, लेकिन सफिशिएंट कॉज है आपके पास, ठीक है, गुड कॉज है, कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई थी जिसे मैं प्रस्तुत नहीं कर पाया था, तो ठीक है 90 दिन का समय ले लो। फिर डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, फिर न्यू फैक्ट आपके पास और भी ग्राउंड है, किस तरीके से कि नहीं सर क्या हुआ था कि इसने भी मेरे से क्या है कि कम से कम 15,000 रुपये पहले ही लेके रखे हुए थे, और कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि इसने कुछ कहीं पे शर्त लगाई थी, ये सट्टे में हार गए थे, तो मैं इनकी मदद करना चाह रहा था। किस तरीके के कि तुम पैसे दे दो, तुम ख़त्म कर दो सब सट्टे वट्टे में, तुम मेरे पास पैसे दे दो। तो न्यू फैक्ट आ रहा है तो उसको डील कर सकते हैं। कोई सी चीज़ को डिनाइल करना है तो स्पेसिफिक डिनाइल करना है कि मैंने इतनी तारीख को इतनी बजे इनसे 10,000 रुपये नहीं लिए थे, स्पेसिफिक तरीके से। इवेसिव डिनाइल नहीं कि शायद लिए होंगे या नहीं लिए होंगे। फिर उसके बाद सेट ऑफ क्या होता है, जो प्लेंटिव है जिसने 10,000 रुपये मेरे को दिए थे, अब मैं क्या बोलता हूँ कि 10,000 रुपये तो हाँ ठीक है लिए थे, लेकिन उसको मैंने 5,000 रुपये भी तो दिए थे, तो उसको काटो, केवल मुझे 5,000 रुपये देना है, सेट ऑफ कर दो। काउंटर क्लेम भी होता है, मतलब 10,000 रुपये लिए थे, हाँ ठीक है मानता हूँ, लेकिन अभी 1 साल पहले तो मैंने इसको 20,000 रुपये दिए थे, तो मुझे इससे लेना है, इसने गलत तरीके से दावा प्रस्तुत करा, तो काउंटर क्लेम ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि अब कोर्ट में क्या है कि अब ये आएंगे, तो अपेरेंस ऑफ पार्टी एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपेरेंस। कोर्ट चाहे तो जो व्यक्ति है उसको पर्सनल तौर पे भी बुला सकते हैं, आओ जवाब दो, चाहे तो प्लीडर के माध्यम से भी प्लीडर भी जा सकता है कि जाओ बताओ, आओ बताओ कि क्या हुआ था, ठीक है, तो उस बारे में बोलता है। समन सर्व कर दो, जिसको आप बुलाना चाहते हो तो उसको आप समन सर्व करके बुलाओ, ठीक है। पर क्या रहता है कि दोनों पार्टी नहीं आती तो सूट क्या हो जाएगा, डिसमिस कर दो। अरे भाई प्लेंटिव को भी आना था, डिफेंडेंट को भी आना था, वो आया ही नहीं, तो क्या होगा,
डिसमिस कर दो। प्लेंटिफ में ब्रिंग फ्रेश शूट ला सकता है और रिस्टोर के लिए वो एप्लीकेशन दे सकता है, ठीक है। तो 9 के 4 में दे के रखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या है कि अगर प्लेंटिफ नहीं आता है, ठीक है, प्लेंटिफ नहीं आया लेकिन डिफेंडेंट आया तो डिसमिस हो जाएगा। डिफेंडेंट नहीं आया लेकिन प्लेंटिफ आया तो एक्स पार्टी निकाल देंगे, नो तेरा, ठीक है। इसको भी हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद आता है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी। अब ये लोग आ गए हैं, ठीक है, प्लेंटिफ भी आ गया है, डिफेंडेंट भी आ गया, दोनों आ गए। तो अब क्या करेगा कोर्ट? एग्जामिनेशन करेगा ऑफ पार्टी का। मतलब ये चीज़ आप एडमिट करते हो, क्या आप ये चीज़ डिनाई करते हो। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में 89 में अगर भेजना है उनको सेक्शन में कि यार बाहर सेटलमेंट कर दो यार, मामला तो ऐसे ही बनता है, तुमको बाहर भेज दिया जाए। ओरल एग्जामिनेशन करेगा। उसके बाद क्या आता है? डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के बारे में देखेंगे फिर हम लोग कि डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, इंट्रोगेटरीज सबमिटेड कॉस्ट इंट्रोगेटिव। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या आपने में से 10,000 रुपये लिए थे? जवाब दो। जवाब खेलेंगे अभी वो। फिर वो लिखेगा कि नहीं, कब लिए थे, तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर। फिर उसके बाद एडमिशन, क्या आप ये स्वीकार करते हो लिए थे? एडमिट करना होगा 7 दिन में, तो ये होता है एडमिशन। प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट, कोई से ऐसे दस्तावेज है उसके पास, सेल की प्रॉपर्टी लेन देन जो करा था, तो सेल डीड जो है वो उसके पास है, तो हमको देखना है, दो हमको प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट किस तरीके से होगा। इरिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। सेटलमेंट ऑफ इशू पास, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या है कि सेटलमेंट ऑफ इशू, अब कोर्ट की बारी है, वो क्या करेगी? इशू बनाएगी कि हाँ, क्या 10,000 रुपये लिए हैं, क्या इतनी तारीख को लिए थे, क्या वादी पास 10,000 रुपये उस दिन थे, क्या डिफेंडेंट को 10,000 रुपये की उस दिन ज़रूरत थी। ये इशू बन गए, ठीक है। मटेरियल फैक्ट के क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ, गुड फैक्ट में प्रोनाउंस जजमेंट, और जो कोर्ट रहेगा उसको क्या जितने भी इशू रहेंगे उस पर सब पे जजमेंट सुनाना पड़ेगा। फिर डिस्पोजल ऑफ सूट एट द फर्स्ट हियरिंग में देख कैसा लगता है। पार्टीज नॉट इन इशू है ही नहीं, पार्टीज इशू फेलियर टू प्रोड्यूस एविडेंस, डिस्पोजल कर दो, डिस्पोजल ऑफ सूट। बनी नहीं रहा। समन एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस को बुलाएंगे, लिस्ट। अब क्या करो? वापस से आ जाओ इस स्टोरी पे। प्लेंटिफ, जिससे मैंने 10,000 रुपये उधार लिए थे, वो कोर्ट में गया, उसने मेरे खिलाफ मुकदमा लगाया। उसने मुकदमा लगाया है तो वो किस चीज़ को देखेगा? सबसे पहले ऑर्डर 6 को देखेगा कि मुझे क्या क्या प्लेंट में ऐड करना चाहिए। तो ऑर्डर 7 के तहत उसने प्लेंट प्रस्तुत करा। प्लेंट मतलब उसने उसकी बातें बताई कि ये ऐसा ऐसा होगा, 10,000 रुपये नहीं होगा देने। मेरा डिफेंस ऑर्डर 8 में मैंने डिफेंस करा कि नहीं, कब लिए, मैंने तो कुछ पैसे ऐसे लिए ही नहीं। फिर कोर्ट क्या करेगी? एग्जामिनेशन करेगी। उसके पहले भी कोर्ट देखेगी कि अगर ये भारी सेटलमेंट करते तो अच्छी बात है, तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होंगे उनमें आपस में, ठीक है। तो 11 में 12 में एडमिशन स्वीकार करते हो क्या चीज़, 11 में ये हो जाएगा। उसके बाद वो चाहते हैं कि विटनेस, वहाँ जब हम लोग खड़े थे ना तो इन लोगों ने देखा था, इन लोगों ने साइन करी थी, विटनेस भी है, विटनेस को बुलाओ। तो कैसे बुलाएंगे? तो ऑर्डर 16 में बुलाएंगे, ठीक है। तो क्या बताया? लिस्ट बना दो, आपको कौन कौन से लगते हैं विटनेस, और 15 दिन के अंदर लिस्ट बना दो, ठीक है। एक्सपेंस, उनका जो भी एक्सपेंसेस, जो भी उनका खर्चा वर्चा है वो 7 दिन के अंदर आप दे दो। कोर्ट को बोलेंगे सर आप पहुँचवा दो सामान, लेकिन लगता है हम पहुँचवाएंगे, तो जिसको बोलते हैं दस्ती सामान, 7 है, 16 का 7 है, हम पहुँचवा देंगे सर। बस कोई विटनेस नहीं आया तो 12 में 500 रुपये जुर्माना देते हैं, ठीक है। और कौन से विटनेस को, वो कहाँ रहता है, कितने किलोमीटर दूर रहता है, ऐसा नहीं कि 1000 किलोमीटर दूर रहता है उनको भी बुलाना, तो उनको नहीं बुलाना, लिमिट बता दी 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर भी जब वहाँ सुविधा हो, ट्रेन, हवाई जहाज उड़ता हो, ये सब चीज़। अब अटेंडेंस ऑफ विटनेस कन्फाइन और डिटेन इन प्रिजन, जो जेल में है उनकी अगर ज़रूरत पड़ती है तो किस तरीके से। एडजर्नमेंट, छुट्टी, 3 बार से ज़्यादा एडजर्नमेंट नहीं ले सकता, किन कंडीशनों में एडजर्नमेंट ले सकता है वो भी देखेंगे। फिर हियरिंग ऑफ सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, अब कोर्ट सुनेगी, हाँ बताओ साक्षियों को क्या हुआ था। राइट टू बिगिन किसका अधिकार है, तो किसका रहता है? क्रिमिनल में प्रोसिक्यूशन का रहता है, इसमें प्लेंट
जिसने प्रस्तुत करा उसको सुनते हैं। उसके बाद एफिडेविट। एफिडेविट मतलब जो भी बात कही है मैंने सत्य करी है। पैरा 1 से लेकर तो 5 तक में मैंने जितनी बात बताई है मेरे ज्ञान और नॉलेज में जो है ये सत्य बात है। अगर ये गलत पाई जाती है तो फॉल्स एविडेंस होगा तो उसको मुझे सज़ा दे देना। फिर उसके बाद क्या है, अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब जजमेंट और डिक्री। डिक्री मतलब क्या होता है, जैसे डिक्री प्रस्तुत कर दी, ये कहते हैं ना डिक्री हो गई, यानी आप जीत गए, डिक्री दे दी। डिक्री दे दी मतलब एक कोई पदार्थ नहीं है जो आपको दे दिया जाएगा। डिक्री कागज़ में एक कॉपी रहती है, वो भी उसमें सारी कंडीशन रहती है कि किस तरीके से इसको एग्जीक्यूशन यानी इन्फोर्समेंट कराया जाएगा, किस तरीके से उसको पैसे वापस दिलाए जाएंगे। तो वो उसको कहते हैं कि इसको डिक्री मिल गई है। तो जजमेंट और डिक्री, जजमेंट हो जाता है 30 दिन के अंदर आपको जजमेंट सुनाना है अगर, है ना। और उसके बाद पार्टीशन ऑफ डिक्री है तो 15 दिन के अंदर डिक्री प्रस्तुत करना है। फिर एग्जीक्यूशन, डिक्री एंड ऑर्डर। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये एग्जॉस्टिव कह सकते हैं कि जो भी अपन लोगों ने पढ़ा, अब जो भी मैटर होगा चीज़, जैसे एग्जीक्यूशन इमूवेबल प्रॉपर्टी उससे लेना है, अटैचमेंट करना है। अब जैसे उसने मना कर दिया, जैसे मैं डिफेंडेंट में मना करता है, मैं तो नहीं दे रहा पैसे, अब मेरी प्रॉपर्टी क्या होगी, अटैचमेंट होगी। तो वो जो कोर्ट पूरा फैसला सुना दे कि ये नहीं दे रहा ना, अब क्या है कि इसके अगेंस्ट फैसला सुना दो और आपके जो भी 10,000 थे उसके जो भी 10,000 थे आपको दिलाए जाएंगे। तो किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा वो बताता है ऑर्डर 21। बहुत सारे तरीके के अलग अलग तरीके के इसमें एग्जीक्यूशन बता के रखे हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन, उसके बाद अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सिविल प्रिजन, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी किस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन होगा, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, गार्निश ऑर्डर क्या होता है ना। सेल ऑफ, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी बेच दो और उस जो बेचेंगे और जो पैसा आएगा उसको हम किसको देंगे, जिसका मैंने पैसा लिया था। तो वो प्रोसेस क्या है वो बता के रखा हुआ है। इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको बेच दो, जो पैसा आएगा उसको देंगे, तो इसका प्रोसेस क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो एग्जीक्यूशन बताता होगा 21 बताता। फिर उसके बाद क्या आता है, अगर सूट के दौरान क्या हुआ कि प्लेंटिफ की डेथ हो गई, डिफेंडेंट की डेथ हो गई, तो फिर मामले कैसे चलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे ना उनके कोई घर के और सदस्य, तो वो मामले चलाएंगे। तो ये 22 में बता के रखा हुआ है कि किस तरीके से इंसॉल्वेंट हो गया, भाई साहब मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, 1 रुपया नहीं, फिर क्या होगा वो बता के रखा हुआ है इसमें। विड्रॉवल, वापस ले लिया, छोड़ो, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, अरे यार हम लोग आपस में क्या बातचीत कर लेंगे, छोड़ो क्या बहुत पैसा खर्च हो गया है, छोड़ो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। उसके बाद पेमेंट इनटू कोर्ट में, अरे यार तुम भग जाओगे, तुम तो भरोसा नहीं है, तुम तो अभी पैसे दे दो, आधे दे दो, फिर बाद में हम तुमसे लेंगे। सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट लगा सकती है, फेलियर हो गया तो फिर कमीशन। कमीशन का मतलब क्या हुआ, कमीशन एग्ज़ाम में अब क्या है कि कोर्ट के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो वहाँ पे अपनी कोर्ट छोड़ के जो प्लेयर्स हैं वहाँ देखने जाए कि वाकई यहाँ गलत हुआ था कि नहीं, विटनेस क्यों नहीं आ रहा है, जो चीज़ है उसको देखने जाना, एग्जामिन करना, पार्टीशन करने जाना, तो वो जज साहब उठ के थोड़ी नहीं जाएंगे वहाँ पर प्लेस पे, फील्ड पे, क्या हुआ, कैसा चल रहा है मामला, तो कमीशन जारी कर देंगे, ऑर्डर फॉर कमीशन। कमीशन बाहर दूसरे स्टेट में किस तरीके से होगा, तो कमीशन का मतलब पार्टीशन करना, तो कमीशन प्रस्तुत करेंगे, उसकी निगरानी में होना चाहिए। लोकल इन्वेस्टिगेशन, कमीशन इन्वेस्टिगेशन, कमीशन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट है, उसको एग्जामिनेशन करना कि यार 10 लाख थे, 15 लाख थे, 14 लाख थे, और जो बैंक में जाकर देखना कि यार कितने का मामले बन रहे थे, कहाँ का ट्रांजेक्शन इसने करे हैं, कैसा क्या है, तो देखना। पार्टीशन का जनरल प्रोविज़न, कमीशन इशू इन द इंस्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रिब्यूनल, बाहर जाके भी कमीशन निकालना पड़ा है, विदेश में भी जाओ तो देखो तो क्या हुआ था, तो आ जा सकते हैं। सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ आपको सूट लाना है, पंगा ले लिया गवर्नमेंट, उनके खिलाफ आपको सूट लाना है, तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो 27 में बताए हैं। स्पेशल, जिसको कहते हैं स्पेशल सूट, तो ये जैसे 27A, फिर 28, 29, 30, 31, 22A, फिर उसके बाद 33 जो कि इंडिजेंट पर्सन के बारे में बात करता है, जो कि गरीब व्यक्ति है, साहब मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, जैसे मैं हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं लड़ने के लिए, क्या
कहाँ से वकील करूँगा, कहाँ से ये सब चीज़ें करूँगा, तो उसका ही प्रोसीजर बता, मतलब देखो आप समझ सकते हो कि हर चीज़ का हल बता के रखा हुआ है इसमें। तो ये क्या होता है, फिर उसके बाद इंटरप्रीटर क्या होता है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी रखती है तो उसका क्या प्रोसीजर है, बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा कानून है सीपीसी। स्पेशल केस, फिर अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। ऐसी कंडीशन है कि जजमेंट अब मैं सुनाने वाला हूँ उसके पहले अटैचमेंट कर लो भाई साहब, ये भाग गया तो फिर उसका क्या भरोसा, फिर देगा नहीं प्रॉपर्टी। फिर टेम्प्रेरी इंजंक्शन, इंजंक्शन क्या होता है 39, मकान ही खड़ा कर लेगा जब तक आप सुनाओगे, जजमेंट प्रोसेस इतनी लंबी चलेगी, तो मुझे जल्द से जल्द रिलीफ चाहिए, ठीक है 39 में आ जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद अपील, डिक्री हो गई, सेटिस्फाई नहीं हूँ मैं, मेरे खिलाफ डिक्री हो गई, अब मेरे पास कुछ उपचार होना चाहिए ना। इनने क्या है कि ठीक से लॉ ही कंसिडर नहीं करा, इनने मुझे सुना ही नहीं, मेरे फैक्ट को गलत इंटरप्रिटेशन मेरा गलत करा इन लोगों ने, सेटिस्फाई नहीं हूँ मैं, गलत हुआ मेरे साथ, तो कोई बात नहीं, रो मत, 41 में चले जाओ, अपील में चले जाओ, अपील कर सकते हो, पूरा अपील के बारे में बता गया है। फिर उसके बाद क्या है कि अपील फ्रॉम अपीलेंट डिक्री, जो कि अपील करी थी सेकेंड बार, सेकेंड अपील भी आप कर सकते हो। ऑर्डर दे के रखा था, जैसे ऑर्डर देता था आपको ये काम करना पड़ेगा, ऑर्डर है मेरा, उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है, उसकी अपील कर दो। अपील फ्रॉम इंडिजेंट पर्सन, अपील फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से, रेफरेंस, रेफरेंस क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ ऐसा आ गया, समझ नहीं पा रहे, रेफरेंस, रिव्यू, मिसलेनियस और चार्टर्ड, और बस फिर उसके बाद क्या है, बस यही है। तो ये था पूरा सीपीसी।